हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सोल्यूशन चैप्टर के तीसरे वीडियो में। पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ लिया था सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कैसे बनता है, कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स आपका सांद्र विलयन और डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स तन विलयन। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि तन विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को कितने यूनिट्स में डिफाइन या किया जाता है या कितने यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता। सबसे पहले हमको पढ़ना है मोलरता। मोलरता को हम मोलैरिटी कहते हैं और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है कि एक लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलयन में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Now, अगर हम देखें कि इसकी फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो मोलैरिटी को हम जानते हैं कि कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। नाउ माना विलेय के एन मोल, माना विलेय के एन मोल वी लीटर विलयन मीन्स सॉल्यूशन में घुले हैं, तो विलयन की मोलरता, तो विलयन की मोलरता, ऐसी कंडीशन में विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमको पता है कि अगर n मोल घुले हैं वी लीटर सोल्यूशन में, तो बाय डेफिनेशन हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वी हैव वी लीटर सोल्यूशन। तो मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू n अपॉन v liter solution. This is the simplest formula of molarity.
नाउ माना W ग्राम सॉल्यूट, माना W ग्राम सॉल्यूट मीन्स विले, माना W ग्राम सॉल्यूट मीन्स विले जिसका मोलर भार m डैश ग्राम है, V ml सॉल्यूशन में घुला है, तब मोलरता क्या होगी? तो बाय डेफिनेशन कैपिटल M मीन्स मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है? W ग्राम। मोलर मास कितना दिया है? m डैश। तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज स्मॉल n, इसको हम रखेंगे यहाँ पर W अपॉन m डैश। तो हम रखते हैं यहाँ पर W अपॉन m डैश डिवाइडेड बाई सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, बट यहाँ पर हमको दिया है ml में। तो हम क्या करेंगे, इस V ml सोल्यूशन को हम लीटर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रखेंगे V ml डिवाइडेड बाई 1000। अब ये सारा जो टर्म है आपको पता है, जब बटे के नीचे बटा होता है तो सारे टर्म्स पलट जाते हैं। तो ये जो आपका m मोलैरिटी है ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई ये 1000 आपका पलट के आ जाएगा ऊपर, और नीचे बचेगा V ml ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया आपका मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलरता, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास n मोल है, किसी विलेय के n मोल हैं जो W kg विलायक में घुलित हैं, तब मोलरता जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलरता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का kg में भार। तो नंबर ऑफ विलेय के मोलों की संख्या हमने यहाँ पर क्या माना है n, और विलायक का भार kg में कितना है W kg। तो ऐसी कंडीशन में जो मोलरता होगी दैट विल बी n डिवाइडेड बाई W kg ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे हो जाएगी आपकी मोलरता। उसके बाद जरूरी तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली विलेय के मोलों की संख्या ही दे दी जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कितने ग्राम विलेय आपका किसी विलेय में या किसी विलायक में घुलित है वो दे दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको विलेय का मोलर भार पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि माना W ग्राम विलेय जिसका मोलर भार कैपिटल M ग्राम है, W ग्राम्स ऑफ विलायक में घुलित है। अब यहाँ पर क्या है, विलायक हमारा कितने ग्राम्स हो गया, W ग्राम्स हो गया। यहाँ पर कितना था, W kg था। तो जो हमने W ग्राम्स विलायक बनाया है इसको हमको kg बनाना ही पड़ेगा। अगर हम इसको W ग्राम्स में ही निकाल देंगे ऐसी कंडीशन में मोलरता नहीं निकलेगी। तो हम देख लेते हैं कि कैपिटल स्मॉल m मीन्स मोलरता, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमने कर दिया W ग्राम हमारा जो विलेय था जिसका मोलर भार कैपिटल M है, तो W डिवाइडेड बाई M डिवाइडेड बाई W ग्राम
डिवाइडेड बाई 1000। तो W ग्राम हमारा विलायक था, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा केजी में सॉल्वेंट हो गया। जब आपको पता है W बटे के नीचे बटा है तो सारे टर्म्स पलट जाएंगे, तो मोललता हमारी हो जाएगी स्मॉल m इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए तीसरी यूनिट है हमारे पास मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज विलयन के किसी एक घटक के मोलों का विलयन के सभी मोलों से अनुपात। किसी एक घटक के मोल तथा विलयन के समस्त मोलों का जो अनुपात होता है उसको विलयन का या उस घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले घटक के जितने भी विलयन के जितने भी घटक हैं उन सारे घटकों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो मान लेते हैं, माना एक विलयन दो घटकों ए तथा बी से बना है। कोई विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, ए और बी। तो मान लेते हैं, माना घटक ए के Na मोल तथा घटक बी के Nb मोल विलयन में उपस्थित हैं, तब घटक ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। मोल फ्रैक्शन को या मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। तो घटक ए का जो मोल प्रभाज होगा या किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज, जैसे x a, तो घटक ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई ए के मोल प्लस बी के मोल। हमने क्या माना था? हमने माना था कि विलयन में घटक ए के मोल Na है और घटक बी के Nb मोल है। तो बस क्या करना है, XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या कितनी है हमारी? Na है, हम रखेंगे Na डिवाइडेड बाई ए के मोल हमारे कितने हैं? Na है, और प्लस बी के मोल, तो बी के मोल कितने हैं? Nb हैं। तो ये हो जाएगा हमारा घटक ए का मोल प्रभाज। इसी तरह से घटक बी का मोल प्रभाज अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स बी घटक बी का मोल प्रभाज। तो घटक बी का मोल प्रभाज क्या होता है? बी के मोल डिवाइडेड बाई ए के मोल प्लस बी के मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो हमको पता है कि बी के मोल कितने थे? बी के मोल थे Nb डिवाइडेड बाई ए के मोल। तो ए के मोल हमारे कितने हैं? Na, तो हो जाएगा Na प्लस बी के मोल बराबर Nb। ये हो गया हमारा Na प्लस Nb। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर हमको मोलों की संख्या दी है तब हम ये करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मोलों की संख्या ना दी हो, तो हम इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। हमको ये पता चल चुका है कि ए के मोलों की संख्या बराबर x से बराबर Na प्लस Nb, बी के मोलों की संख्या बी का मोल प्रभाज बराबर Na प्लस Nb। तो हम अब क्या करते हैं, हम देखते हैं मोल प्रभाज कैसे करेंगे। हमको पता चल चुका है कि ए का मोल प्रभाज मीन्स XA बराबर Na प्लस Nb, और घटक बी का जो मोल प्रभाज है
वो होता है एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हो गया हमारा घटक बी का मोल प्रभार। अब हम मान लेते हैं कि विलयन में घटक ए के डब्ल्यू ए ग्राम है जिनका मोलर भार एम ए है, और घटक बी का जो भार है या घटक बी जो है वो डब्ल्यू बी ग्राम है जिसका मोलर भार एम बी है। ठीक है, तो मान लेते हैं। माना, चलिए अब माना घटक ए के डब्ल्यू ए ग्राम जिनका मोलर भार एम ए है तथा घटक बी के डब्ल्यू बी ग्राम जिसका मोलर भार एम बी ग्राम है, विलयन में घुले हैं। तो हमको पता है कि Na बराबर क्या होता है। Na बराबर होता है गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। हमको पता है N या A के मोलों की संख्या, इसको बोलते हैं Na। ये होगा A का दिया भार बटे A का मोलर भार। तो Na बराबर क्या होगा, A का दिया गया भार कितना है WA, तो हम यहाँ पर रखेंगे WA डिवाइडेड बाई MA, क्योंकि A का मोलर भार MA है। तो Na बराबर हमारा क्या निकला, Na बराबर हमारा निकला WA डिवाइडेड बाई MA। अब हम क्या करते हैं, B के मोलों की संख्या NB बराबर क्या होगा, B का दिया गया भार, B का दिया भार डिवाइडेड बाई B का मोलर भार। तो B का दिया गया भार डिवाइडेड बाई B का मोलर भार। तो B का दिया गया भार कितना है, B का दिया गया भार है WB ग्राम, तो यहाँ पर रखेंगे WB डिवाइडेड बाई मोलर भार कितना है B का MB, तो यहाँ पर लिखेंगे हम MB। तो NB बराबर हमारा निकला WB डिवाइडेड बाई MB। अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो हमारा XA था, XA हमारा क्या था, XA हमारा था मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर था Na। तो जहां पर Na था वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे WA डिवाइडेड बाई MA। अब इसके बटे में क्या लिखेंगे, Na प्लस NB। तो Na फिर हमारा कितना है WA अपॉन MA, लिखेंगे यहाँ पर WA अपॉन MA, और फिर क्या है प्लस NB। तो NB बराबर हमने क्या निकाला, NB बराबर हमने निकाला है WB डिवाइडेड बाई MB। तो हम इसको लिखेंगे प्लस WB अपॉन MB। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरह से XB, हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे NB। तो NB बराबर क्या होगा, NB बराबर हमने निकाला है NB बराबर WB अपॉन MB। तो यहाँ पर लिखेंगे WB अपॉन MB। तो ये तो हो गया हमारा WB अपॉन MB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम Na अपॉन MB। तो Na हमने क्या निकाला है, Na निकाला हमने WA अपॉन MA। तो ये हो जाएगा आपका WA अपॉन MA, और प्लस
ये होता है आपका मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। तो चौथा टर्म हमारे पास है नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन नॉर्मेलिटी की कहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसी 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी को हम बोल सकते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का लीटर में आयतन। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का लीटर में आयतन। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का दिया गया भार डिवाइडेड बाय विलेय का तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार किसका होगा, विलेय का होगा, और दिया गया भार भी विलेय का होगा। मान लेते हैं विलेय W ग्राम है और इसका तुल्यांकी भार हमारा E है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि माना W ग्राम विलेय जिसका तुल्यांकी भार E ग्राम है, 1 लीटर विलयन में घुलित है, तब नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कैपिटल M बराबर हो जाएगा W मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय E तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय V लीटर या 1 लीटर सोल्यूशन। इसको एक काम करते हैं, हम V लीटर ले लेते हैं। तो V लीटर सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर विलयन हमारा लीटर में नहीं है, मान लिया हम विलयन हमारा ml है, तो उस कंडीशन में हम विलयन ml ऑफ विलयन को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, माना विलयन VmL है, तब नॉर्मलता इक्वल्स टू हो जाएगा आपका W या गिवन मास डिवाइडेड बाय तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय VmL डिवाइडेड बाय 1000। इसमें हमने VmL को 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको पता है बटे के नीचे बटा है तो टर्म्स पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी N इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई E मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई VmL। ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिमाग में ये आ रहा होगा कि W तो हमारा दिया गया भार है, ये हमारा E हमारा तुल्यांकी भार है। अब तुल्यांकी भार कहाँ से निकलेगा, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आपने पहले तो नोट ही कर लिया होगा। तो तुल्यांकी भार या E कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई
एसिड है या हमारे पास कोई बेस है, जिसको हम क्षार बोलते हैं, या कोई अम्ल है, तो आपको पता है कि किसी भी एसिड में रिप्लेसेबल H+ आयंस होते हैं या किसी भी बेस में रिप्लेसेबल OH- आयंस होते हैं। तो किसी भी एसिड में या किसी भी अम्ल में जितने H+ आयंस होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है, और किसी भी बेस में जितने OH- आयंस होते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। तो हमको क्या करना है, तुल्यांकी भार E बराबर होता है मोलर भार डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो तुल्यांकी भार E बराबर हो जाता है हमारा मोलर भार डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो हम तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या होता है। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सबसे पहले हमको H2SO4 का मोलर भार पता होना चाहिए। तो मोलर भार M=2 है, हमारे पास H2 कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, मोलर भार होता है इसका हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर लिखेंगे प्लस सल्फर होता है 32, लिखेंगे 32, फिर प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 16, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो टोटल सब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर भार आता है 98 आ गया। अब उसके बाद हमको देखना ये है कि 98 तो इसका मोलर भार हो गया H2SO4 का, इसका तुल्यांकी भार क्या होगा। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, हमको पता है H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 2। तो इसके मोलर भार को, H2SO4 के मोलर भार को हम इसके रिप्लेसेबल H+ आयंस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा मोलर भार डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल H+ और OH-। तो मोलर भार हो गया 98 डिवाइडेड बाय कितने H+ आयंस रिप्लेसेबल है, 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 49, और ये हो जाता है इसका तुल्यांकी भार। तो किसी भी पदार्थ के मोलर भार को उसके रिप्लेसेबल H+ या OH- आयन से डिवाइड कर देने पर उसका तुल्यांकी भार आ जाता है, और इसी तुल्यांकी भार से आपको विलेय के दिए गए भार को डिवाइड कर देना है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जानी है। तो 5वां टर्म हमारे पास है विलयन की शक्ति या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की शक्ति किसे कहते हैं, तो देखिए जैसा डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है कि 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की शक्ति कहलाती है। किसी 1 लीटर विलयन में विलेय कितने ग्राम घुलित है वही विलयन की शक्ति कहलाएगी। जैसे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम प्रति लीटर या ग्राम पर लीटर, या इसको हम ग्राम लीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।